Hello dear students, welcomes to all of you in our YouTube channel. Myself Pratik Patel. Today we will discuss about the important topic of applied electricals and electronics engineering. So today's important topic is terms regarding alternating current. इसके पहले के वीडियो में हमने different terms about the magnetic circuit and electrical circuit के बारे में देख लिए. Today we will see the terms regarding alternating current. तो कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स से रिलेटेड टू ऑल्टरनेटिव करंट, तो आज वो हम देखेंगे. पहले तो ऑल्टरनेटिव करंट के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं. तो ऑल्टरनेटिव करंट किसे बोलते हैं? तो जो करंट अपने जीरो पॉइंट से लेके मैक्सिमम तक जाता है, फिर से जीरो तक आता है, फिर रिवर्स डायरेक्शन में मैक्सिमम तक जाता है और फिर जीरो तक आता है, तो ऐसे पूरी जो चलता रहता है एक करंट, तो उसे अपने क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं. ठीक है. तो पहला टर्म जो है इट्स अ साइकिल. तो साइकिल किसे बोलते हैं? रिलेटेड टू द ऑल्टरनेटिंग करंट. सो द ईएमएफ इंड्यूस्ड increases from zero in one direction, becomes maximum and then reduces to zero. Afterward it increases in opposite direction, becomes maximum and then becomes zero. इसका मतलब क्या है? यहाँ पे आपको फिगर में दिख रहा है कि ऑल्टरनेटिव करंट जो है वो अपने जीरो पोजीशन से लेके मैक्सिमम तक जाता है, फिर से वो कहाँ जाता है? तो जीरो पे आ जाता है, फिर उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है? रिवर्स हो जाती है, और रिवर्स डायरेक्शन में वो मैक्सिमम पॉइंट पे आता है और फिर से जीरो पॉइंट पे जाता है. तो यहाँ से जो जीरो से लेके जीरो तक की कहानी है, तो उसे अपने क्या बोलेंगे? तो वन कंप्लीट साइकिल बोलेंगे. नेक्स्ट टर्म है टाइम पीरियड. तो टाइम पीरियड किसे बोलते हैं? सो द टाइम टेकन इन सेकंड्स by a voltage or a current to complete one cycle is called time period. तो टाइम पीरियड का मतलब क्या है कि आपकी जो ऑल्टरनेटिंग करंट है उसे देखो, पहले तो एक बात याद रखनी है, टाइम पीरियड जो है वो सेकंड में अपने मेजर करेंगे. ठीक है. ठीक. ओके. तो वोल्टेज और करंट के द्वारा एक कंप्लीट साइकिल को कंप्लीट करने के लिए कितना वक्त लगता है, तो उसे अपने क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड बोलेंगे. तो देखो यहाँ पे अपने क्या करना है, तो अपनी जो साइकिल है, ठीक है, तो साइकिल को हमें फिक्स कर लेना है एक कंप्लीट साइकिल. ठीक है. वन कंप्लीट साइकिल. तो वो वन कंप्लीट साइकिल को कंप्लीट करने के लिए हमें कितना वक्त लगेगा, कितना टाइम लगेगा, तो उसे अपने क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड बोलेंगे. नेक्स्ट जो डेफिनेशन है दैट्स अ फ्रीक्वेंसी. तो फ्रीक्वेंसी किसे बोलेंगे? ठीक है. तो इट्स अ टोटली रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड. तो फ्रीक्वेंसी किसे बोलेंगे? तो देखो हमने टाइम पीरियड में क्या किया, तो टाइम को फिक्स कर दिया. तो अभी अपने इसमें क्या करेंगे? सॉरी, टाइम पीरियड में हमने क्या किया, तो साइकिल को फिक्स कर दिया और उसमें अपने टाइम को मेजर किया. नाउ व्हाट वी विल डू, तो फ्रीक्वेंसी में अपने टाइम को फिक्स कर देंगे. ठीक है. तो फ्रीक्वेंसी किसे बोलते हैं? सो द नंबर ऑफ साइकिल्स मेड पर सेकेंड बाय अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. इसका मतलब क्या है कि एक सेकंड में कितनी नंबर ऑफ अल्टरनेटिंग साइकिल्स क्रिएट होती है, तो दैट्स द नंबर ऑफ साइकिल्स वी कैन कॉल इट्स अ फ्रीक्वेंसी. इट इज मेजर्ड बाय इन साइकिल्स पर सेकंड और आल्सो वी कैन कॉल इट्स अ हर्ट्ज. तो फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट है तो वो क्या है? हर्ट्ज है, एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल f. सो स्मॉल f इज इक्वल टू 1 अपॉन t. उसे अनदर फॉर्म में अगर लिखना है तो t इज इक्वल टू 1 बाय f. ठीक है. तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है. टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी दोनों एक दूसरे के रिलेटेड है. एक बात याद रखेंगे, टाइम पीरियड में अपने क्या करेंगे, तो टाइम को फाइंड आउट करना है, मेजर करना है, तो साइकिल को अपने फिक्स कर देंगे और वन कंप्लीट साइकिल के लिए कितना वक्त लगता है, तो उसे अपने क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड बोलेंगे. उसके ऑपोजिट फ्रीक्वेंसी में क्या करेंगे, तो अपने जो टाइम है उसे फिक्स कर देंगे 1 सेकंड में. तो 1 सेकंड में कितनी नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीट होती है, तो उसे अपने क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी बोलेंगे. उसके बाद नेक्स्ट टर्म जो है इंस्टैंटेनियस वैल्यू. ठीक है. इंस्टैंटेनियस वैल्यू उसके टर्म से, उसके नाम से हमें पता चलता है इंस्टेंट. ठीक है. तो वोल्टेज और करंट की कोई इंस्टेंट टाइम पे उसकी वैल्यू क्या है, तो उसे अपने क्या बोलेंगे? इंस्टैंटेनियस वैल्यू बोलेंगे. फिर से वंस अगेन बहुत ही सिंपल है. इंस्टेंट, इंस्टेंट का मतलब क्या होता है? कोई पर्टिकुलर टाइम पे इंस्टेंटली. ठीक है. किसकी? तो वोल्टेज और करंट की. तो वोल्टेज और करंट की कोई इंस्टेंट टाइम पे वैल्यू कितनी है, तो उस वैल्यू को अपने क्या बोलेंगे? इंस्टैंटेनियस वैल्यू बोलेंगे. तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है. द वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम is called an instantaneous value, and it is denoted by
अगर करंट है तो स्मॉल आई के अकॉर्डिंग अपने डिनोट करेंगे, और अगर ईएमएफ है तो स्मॉल ई के अकॉर्डिंग अपने डिनोट करेंगे। नेक्स्ट टर्म ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज दैट एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड किसे बोलते हैं? तो हमने वेव साइकिल जो पहली साइकिल वाले फिगर में अपने देखा था, तो करंट क्या होता है, तो जीरो से मैक्सिमम तक जाता है, फिर मैक्सिमम से जीरो तक आता है, और फिर रिवर्स डायरेक्शन में मैक्सिमम तक जाता है और फिर जीरो तक आता है। सो द मैक्सिमम पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू अटेन्ड बाय अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इन वन कंप्लीट साइकिल इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है कि जो मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, आपकी करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन में हो या फिर रिवर्स में नेगेटिव डायरेक्शन में हो, उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन जीरो से जो मैक्सिमम वैल्यू आपको अल्टरनेटिंग करंट की मिल रही है, तो उसे अपने क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड बोलेंगे। ठीक है, तो इसे अपने पीक वैल्यू भी और मैक्सिमम वैल्यू भी बोल सकते हैं। लेकिन जब भी अपने अल्टरनेटिंग करंट के बारे में बात करेंगे तो उसे अपने एम्पलीट्यूड ही बोलेंगे। लेकिन अनदर फॉर्म में अगर उसे आपको याद रखना है तो पीक वैल्यू है, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू है, तो उसे अपने पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू भी बोल सकते हैं। ठीक है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय EM, मींस M डिनोटेड मैक्सिमम एंड E फॉर वोल्टेज, सॉरी, और उसे अनदर फॉर्म में VM के अकॉर्डिंग भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, करंट के लिए अपने IM, ठीक है, M फॉर मैक्सिमम एंड करंट फॉर I फॉर करंट। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म जो है दैट्स RMS वैल्यू। ठीक है, तो RMS वैल्यू अपने किसे बोलेंगे, तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, इट इज द वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट व्हिच इज रिक्वायर्ड टू बी पास्ड थ्रू अ रेजिस्टर to produce the same amount of heat produced by an alternating current when passed for the same time period through the same value of resistor। इसका मतलब क्या है कि समझ लो आपके पास कोई एक रेजिस्टर है, ठीक है, उस रेजिस्टर में से आप कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ऑल्टरनेटिंग करंट को पास कर रहे हो, ऑल्टरनेटिंग करंट को पास कर रहे हो। ठीक है, तो उस वक्त कितनी हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है, तो उस हीट को अपने क्या कर लेना है, मेजर कर लेना है। फिर उसके बाद क्या करना है, तो सेम टाइम पीरियड के लिए सेम रेजिस्टर में से सेम हीट प्रोड्यूस करने के लिए कितना डायरेक्ट करंट पास करना पड़ता है, तो उस डायरेक्ट करंट की वैल्यू को अपने क्या बोलेंगे, RMS वैल्यू बोलेंगे। तो फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, RMS वैल्यू क्या बोलेंगे, तो अल्टरनेटिंग करंट का अपने इस्तेमाल करते हैं फॉर द सेम पीरियड एंड फॉर द सेम रेजिस्टर, और फिर उसमें से अगर अपने अल्टरनेटिंग करंट को पास करते हैं तो सम वैल्यू ऑफ हीट इज जनरेटेड, तो इस हीट को अपने क्या कर लेना है, मेजर कर लेना है। तो सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करने के लिए सेम टाइम पीरियड पे और सेम रेजिस्टर में से डायरेक्ट करंट की कितनी वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, तो उस डायरेक्ट करंट की वैल्यू को अपने क्या बोलेंगे, RMS वैल्यू बोलेंगे। और RMS वैल्यू की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, तो IRMS इज इक्वल टू IM अपॉन √2। IM का मतलब क्या होगा, मैक्सिमम करंट अपॉन √2, और इज इक्वल टू 0.707 IM। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है RMS वैल्यू। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट डेफिनेशन इज एवरेज वैल्यू। ठीक है, it's another important term of alternating current। तो एवरेज वैल्यू किसे बोलेंगे, so it is defined as that value of direct current which transfers the same amount of charge in a circuit which is transferred by an alternating current flowing through the same circuit for the same पीरियड। ठीक है, तो अभी क्या करना है, तो आपको कोई एक सर्किट लेनी है, ठीक है, उसमें कोई एक रेजिस्टर होगा और उसमें सिर्फ सेम टाइम पीरियड के लिए आपको क्या करना है, अल्टरनेटिंग करंट को पास करना है, तब कितनी वैल्यू का चार्ज उसमें ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो उस चार्ज को आपको मेजर कर लेना है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, तो आपको वही सर्किट लेनी है, वही टाइम पीरियड के लिए, वही रेजिस्टर के लिए सेम अमाउंट का चार्ज आपको क्या करना है, ट्रांसफर करना है। तो उसके लिए डायरेक्ट करंट की कितनी वैल्यू लगेगी, कितने डायरेक्ट करंट की जरूरत लगेगी, तो उस डायरेक्ट करंट की वैल्यू को अपने क्या बोलेंगे, एवरेज वैल्यू बोलेंगे। ठीक है, तो अगली जो डेफिनेशन थी RMS वैल्यू और एवरेज वैल्यू, दोनों में टर्म्स जो है वो रिलेटेड डेफिनेशन से अल्टरनेटिंग करंट को लेना है, सेम टाइम पीरियड को कंसीडर करना है, सेम रेजिस्टर को कंसीडर करना है। लेकिन अगर RMS की वैल्यू की बात चल रही है तो अपने हिट को कंसीडर करेंगे और उसके लिए डायरेक्ट करंट की क्या वैल्यू होगी, तो उसे अपने RMS वैल्यू बोलेंगे। लेकिन अगर सेम रेजिस्टर और टाइम पीरियड के लिए चार्ज कितना ट्रांसफर होता है, तो चार्ज की बात आती है, तो वही चार्ज प्रोड्यूस करने के लिए
ट्रांसफर करने के लिए डायरेक्ट करंट की कितनी वैल्यू लगेगी, तो उसे अपने क्या बोलेंगे, एवरेज वैल्यू बोलेंगे। ठीक है, आई एवरेज इज इक्वल टू व्हाट, 2 टाइम्स आई एम अपॉन पाई, और उसकी वैल्यू होगी आई एवरेज इज इक्वल टू 0.637 आई एम। नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन इज फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर किसे बोलेंगे, द रेशियो ऑफ द आरएमएस वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू इज नोन एज फॉर्म फैक्टर। ठीक है, द आरएमएस वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की और एवरेज वैल्यू, तो उन दोनों का जो रेशियो मिलेगा तो उसे अपने क्या बोलेंगे, फॉर्म फैक्टर बोलेंगे। सो फॉर्म फैक्टर इज इक्वल टू आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू, और इसकी वैल्यू क्या होगी, 1.11। नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन इज दैट, जो टर्म है पीक फैक्टर और एम्पलीट्यूड फैक्टर और क्रेस्ट फैक्टर, तो इसे क्या बोलेंगे, देखो आपके डेफिनेशन में आपको दिया गया है सो मैक्सिमम वैल्यू, तो इस टर्म को आपको कलेक्ट करना है। ठीक है, एम्पलीट्यूड फैक्टर, एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम। ठीक है, सो द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू टू द आरएमएस वैल्यू इज नोन एज अ पीक फैक्टर और एम्पलीट्यूड फैक्टर और क्रेस्ट फैक्टर। सो सिंपल डेफिनेशन है, पीक फैक्टर इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू अपॉन आरएमएस वैल्यू, और उसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1.41। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज दैट फेज। तो फेज किसे बोलते हैं, तो फेज ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर इट टू रीच टू अ सर्टेन वैल्यू। ठीक है, तो वोल्टेज और करंट की सर्टेन वैल्यू तक पहुंचने के लिए कितना वक्त लगेगा, तो उसे अपने क्या बोलेंगे, फेज बोलेंगे। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन, फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस किसे बोलेंगे, तो अगर कोई रेफरेंस वैल्यू के अकॉर्डिंग अपने फेज की वैल्यू को डिफाइन करते हैं, ठीक है, तो उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा तो उसे अपने क्या बोलेंगे, फेज डिफरेंस बोलेंगे। सो द फेज डिफरेंस और फेज एंगल ऑफ द अल्टरनेटिंग क्वांटिटी मे बी डिफाइंड एज द एंगल ऑफ द लीड और लैग विद द रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू द अनदर वेव्स। ठीक है, तो अनदर वेव के रेफरेंस में अपनी वेव्स का फेज कि दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, तो उसे अपने क्या बोलेंगे, फेज डिफरेंस बोलेंगे। नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर किसे बोलेंगे, सो इन एन एसी सर्किट cosine value of the phase angle between the voltage and current is called power factor। मतलब कि वोल्टेज और करंट के बीच के जो एंगल है, ठीक है, उसकी कोसाइन वैल्यू कितनी होगी, तो उसे उस वैल्यू को अपने क्या बोलेंगे, पावर फैक्टर बोलेंगे। सो पावर फैक्टर इज इक्वल टू cos phi। सो ये जो टर्म्स थे वो अपने अल्टरनेटिंग करंट के रिलेटेड टर्म्स थे। नेक्स्ट स्लाइड में अपने देखेंगे, आप यहाँ पे स्लाइड पे देख सकते हो। तो आज हमने जो टॉपिक चलाया उसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस निकल के आते हैं तो वो आपकी स्लाइड पे आपको दिख रहा है, तो उसे अपने आप सॉल्व कीजिएगा। उसके एमसीक्यू टेस्ट जो है, ठीक है, तो वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने उसकी लिंक भेजी है, उसमें जाके आप उसके एमसीक्यू एग्जाम भी दे सकते हैं और उसके सही आंसर भी ढूंढ सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही यूजफुल होगा। थैंक यू।